नमस्ते दोस्तों, टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपका क्लास नंबर 9 के चैप्टर नंबर 12 साउंड में अपने दिल से स्वागत करता है। ऑलरेडी माय डियर फ्रेंड्स, हमने पार्ट नंबर 1 कवर किया हुआ है। दिस पार्ट इज स्पेशली डिवोटेड एंड डेडिकेटेड टू साउंड वेव्स के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, वेयर उनका अनुप्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। यहाँ हमारे लिए उनके जो युक्ति पार्ट है, जहाँ पे ईड्स है, ईड्स में किस तरह से उनका एप्लीकेशंस करने के लिए कौन से प्रिंसिपल उसके बिहाइंड काम करते हैं, वो देखने की हम कोशिश करेंगे विद प्रोफेसर बीट्स पॉजिटिव थिंकिंग। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ ये समझना बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि ऑलमोस्ट जो पार्ट नंबर 1 था या 1 पार्ट में ये पूरे जो भी अभिलक्षण थे साउंड वेव्स के, उसके बारे में जो भी बारकाइयाँ थी, बेसिक पार्ट थे जो क्लास नंबर 9 के अंदर हमने उनको यहीं पे कवर किया है। अगर ये पार्ट अगर आप अच्छी तरह से देखते हो तो देन एंड देन इट बिकम द वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट इस वीडियो के स्टार्ट करने के पहले आपसे मैंने ये दरख्वास्त की थी कि ये पार्ट स्पेशली डिवोटेड टू दी एप्लीकेशन पार्ट है कि वेयर द साउंड वेव्स आर यूजफुल। अगर एप्लीकेशंस होता है तो हर एक एप्लीकेशन के पीछे साउंड वेव्स के कुछ प्रिंसिपल काम करते हैं। तो फर्स्ट हमें वो प्रिंसिपल समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है जिस तरह से हम एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है जो साउंड वेव्स की जो प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टी के लिए हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इस प्रॉपर्टी को यहीं पे स्टडी करेंगे। एज लाइट जिस तरह से हार्ड सरफेस होती है या स्मूथ सरफेस होती है, उस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होती है। इन द सेम वे साउंड वेव्स की भी एक खासियत होती है। इफ इट इज bombarded or it is bombarded to the very hard surfaces, definitely strike on a surfaces and it is going to return back in the same medium। तो ये पार्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शन में, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि स्ट्राइक करने के बाद जो वेव्स होती है इट विल गोइंग टू बी बाउंस बैक। बाउंस बैक कहाँ पे होता है, उसका रिटर्न किस में आती है, वो रिटर्न उसी मीडियम में आती है, इन द सेम मीडियम। आप यहाँ पे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे कौन सा मीडियम्स है, द साउंड वेव्स ट्रैवल्स थ्रू द एयर मीडियम्स, और बाउंस बैक होती है, बाउंस बैक होने के लिए वही मीडियम्स में आती है। लेकिन यहाँ पे अगर एक वर्ड तो नहीं मेंशन किया हुआ हमने, लेकिन रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है ये आप इमेजिन करो। रिफ्रैक्शन और दोनों में फर्क क्या होता है कि रिफ्लेक्शन का मतलब रिफ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज नोन एज अ रिफ्रैक्शंस, दिस इज नोन एज अ रिफ्रैक्शंस। तो यहाँ पे ये एयर मीडियम्स होता है और यहाँ पे आप इमेजिन कर दो ये लिक्विड मीडियम्स होता है। When the sound waves travels through the one medium and it transmit to the another mediums, in that case the refraction the terms are used। लेकिन हमारे लिए बाउंस बैक होना सेम मीडियम के लिए होता है। तो जो लाइट के लिए रिफ्रैक्शन के रूल्स है वही रूल्स होते हैं। क्या है रिफ्लेक्शन के रूल कि जिस तरह से इंसिडेंट साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स दोनों भी सेम मीडियम में होगी और दोनों का भी एंगल सेम हो सकता है। तो वन थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इंसिडेंट वेव्स है, रिफ्लेक्टेड वेव्स है, और नॉर्मल एक ही लाइन में या एक ही प्लेन में होनी चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्टेड साउंड हमें मैक्सिमम कब सुनाई देगा, मैक्सिमम सुनाई देने के लिए द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। अगर ये दोनों सेम होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो भी इंसिडेंट साउंड वेव्स का होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, अगर ये दोनों सेम हो रहेंगे तो इट बिकम वेरी इजी, हमारे लिए जो रिफ्लेक्टेड साउंड होगा ये आपको मैक्सिमम सुनाई देगा। दैट इज अ फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट पार्ट आता है कि ये जो साउंड बैक होता है, अगर बैक होने के बाद अगर उसी साउंड को हम हेयर करने की कोशिश करते हैं या हियरिंग द बैक साउंड जो होता है ना, उसके लिए हम इको कहते हैं या उसे हम प्रतिध्वनि नाम से भी उसको सुचारू रूप से कहा जाता है। वन थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये जो साउंड रिफ्लेक्ट होती है, जो भी ऑब्स्टेकल्स हो गए, जो भी हार्ड सरफेस हो गए, डेफिनेटली ये सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस होना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्लैपिंग कर रहा है ये बंदा, तो इट इज अ सोर्स ऑफ साउंड होता है कि जहां से साउंड का
क्रिएशन होता है। और क्रिएशन होने के बाद हिट्स द स्ट्राइक द हार्ड सरफेसेस अगेन, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड साउंड है इस बंदे को सुनाई देता है। तो ओरिजिनल साउंड जो क्रिएशंस हुआ है और ये रिफ्लेक्टेड साउंड है, इनमें मिनिमम जो गैप होना चाहिए ना, एटलीस्ट 0.1 सेकंड का होना चाहिए। तो दिस इज आइडियल कंडीशन। अगर 0.1 सेकंड का गैप होता है तो हमारे ब्रेन हैव द टेंडेंसी इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड। ये हमारे लिए एक वर्ड आइडियल कंडीशन होती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाट शुड बी कंडीशन। सपोज हम कहीं जंगल में चले गए, कहीं चट्टानों पे चले गए और एक क्लिप के सामने हमने इस तरह से क्लैप कर दिया, तो हम ये तो अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑलमोस्ट एट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस के लिए हम इमेजिन करें द स्पीड ऑफ जो साउंड होता है 340 मीटर पर सेकंड होता है। ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। दिस इज स्पीड ऑफ साउंड होता है। और इन ऑर्डर टू लिसन दी रिफ्लेक्शन, इन ऑर्डर टू लिसन दी इको साउंड, अगर हमें वो सुनाई देना चाहिए तो हमने ये देखा कि जो मिनिमम टाइम गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0.01 सेकंड का होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये जो साउंड हम यहीं पे स्ट्राइक कर रहे हैं, देखो ये साउंड यहीं पे स्ट्राइक कर रहा है, बराबर है। तो यहाँ ये डिस्टेंस उसने जो कैरी किया हुआ है, तो ये डिस्टेंस आता है डी डिस्टेंस, इमेजिन करो। और फिर उसी रिसीवर को सुनने के लिए it strikes back, it hit back and again it will going to travel back towards the listener person। तो ये भी जो डिस्टेंस कैरी किया है उन्होंने डी डिस्टेंस कैरी किया, मीन्स टोटल डिस्टेंस कैरी यहाँ पे जो किया है कि फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड टू द हार्ड सरफेस, इन दैट केस द क्लिप इज कहेंगे हार्ड सरफेस है। एट द सेम टाइम अगर बैक को चला जाता है ना, तो बैक का मतलब होता है कि एट द रिसीवर पॉइंट, तो ये टोटल डिस्टेंस जो कैरी किया जाता है ना, ये 2D होता है। तो अगर हमारे पास अगर डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस कैरी करने के लिए जो फॉर्मूला होता है हम सभी लोग जानते हैं। डिस्टेंस कैरी करने के लिए हमारे पास स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला था। अभी हमने देखा कि ये डिस्टेंस 2D टोटल डिस्टेंस कितना है, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। इको सुनने के लिए जो टाइम पीरियड, टाइम गैप लगता है ओरिजिनल साउंड और रिसीविंग साउंड में, वो 0.1 सेकंड का होना चाहिए। और स्पीड कितना है हमने देखा था, समझने के लिए हमने 340 मीटर पर सेकंड दिया था। तो अगर ये कैलकुलेशन को हम सॉल्व करने की कोशिश कर लेते तो ये 34 मीटर आता है। तो दिस थिंग इज वेरी क्लियर। अगर क्लियरली यू को हमें सुनाई देना चाहिए तो ये जो साउंड होता है एटलीस्ट 34 मीटर उसने ट्रैवल करना चाहिए फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड टू द रिसीवर साउंड। इसका मतलब अगर 1D का डिस्टेंस कितना होता है, ये आता है 2D आता है ना, दिस इज इक्वल टू 2D। तो 1D मीन सोर्स ऑफ साउंड से क्लिप का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो ये लगभग 70 मीटर का होना चाहिए। एंड वन थिंग, आपको ये भी क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि सर आपने यहाँ पे 72.2 मीटर क्यों लिखा है। वन थिंग इज वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड, ये जो स्पीड ऑफ साउंड होता है ना, इट इज वेरिएबल एज टेम्परेचर गोइंग टू इंक्रीज। देखो 0 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना होता है स्पीड का, साउंड का स्पीड, तो ये होता है 331 मीटर पर सेकंड। अगर 20 या 25 डिग्री के लिए कितना होता है, ये होता है लगभग 342 मीटर। अगर ये टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, मे बी अगर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो डेफिनेटली ये स्पीड होगा 346 मीटर पर सेकंड। तो दिस थिंग्स वी हैव टू बी अंडरस्टैंड, इसीलिए आपको ये चेंज आते हैं। तो ये हमने देखा कि ईको का पर्पस देखा। हाँ, लेकिन ईको अगर हम 2 बार या 3 बार जिस तरह से कभी ऑर्केस्ट्रा में देखते हैं या सुनते हैं ना, तो एक प्लीजिंग एक्सपीरियंस होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर कहीं कंसर्ट हॉल में हो, कहीं सम्मेलन में आप हो, और एक सम्मेलन की इस तरह का जो कर्वेचर है, इस तरह का जो आप देखोगे हार्ड सरफेस है, या हम कहेंगे कई रूम पे होता है, तो समटाइम्स दिस लिसनर जो पर्सन होता है, इट विल गोइंग टू हियर दिस साउंड, जो रिफ्लेक्टेड साउंड होता है, वो नंबर ऑफ टाइम्स, अगर मोर देन मल्टीपल टाइम्स अगर हम को सुनते हैं, तो इस कंडीशंस के लिए जो टर्म्स यूज की जाती है, उस कंडीशन के लिए हम अनुरण ये टर्म्स का यूज किया जाता है, या उसे हम इंग्लिश में रिवर्बरेशन ये टर्म को भी हम यूज करते हैं। तो रिवर्बरेशन का मतलब क्या होता है, कुछ हद तक ये डेफिनेटली गुड होता है कि लेकिन साउंड वेव्स का रिपीटेड या मल्टीपल टाइम जो रिफ्लेक्शंस होता है, या मल्टीपल इको को सिंपल भाषा में यही कहेंगे, अगर मल्टीपल इको जो होता है उस टर्म के लिए भी हम रिवर्बरेशन शब्द का यूज करते हैं। अगर
कोई कंसर्ट हॉल है या कोई रूम होती है, अगर ये कर्वेचर नहीं होता, मे बी अगर कोई भी हम अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द हॉल जहाँ पे सम्मेलन होते हैं या कोई कार्यक्रम होते हैं ना, तो उनका जो नेचर्स होता है, जो उनका छत होता है, मोस्टली कर्वेचर टाइप्स होता है। रीजन वही होता है कि इन ऑर्डर टू गेट दी मिनिमम रिवर्बरेशन, जो प्रेजेंट हद तक हो उतना ही वो रिवर्बरेशन करने की कोशिश कर लेते हैं। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। कई आप कंसर्ट हॉल में जो भी आपको साइड वॉल दिखती है, छत की वॉल दिखती है, वो तो कर्वेचर होती है। एट द सेम टाइम दे यूज नंबर ऑफ कर्टेन को यूज करते हैं, दे यूज नंबर ऑफ एब्सॉर्बर मटेरियल को यूज करते हैं, प्लांट फाइबर को यूज करते हैं या कोई कारपेट को यूज करते हैं। तो ये पर्पस क्या होता है, जो रिवर्बरेशन साउंड होता है उनको एब्सॉर्ब करने का पर्पस होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ यूको का मल्टीप्लिकेशन या एप्लीकेशन हम कहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम सभी लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ अ साउंड कितना होता है। स्पीड ऑफ अ साउंड ये होता है 340 मीटर पर सेकंड फॉर द नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन लाइट का अगर स्पीड देते हो ना, वो कितना होता है, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर हम एसआई संकेत में उसको देना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट ये होता है, आप देखो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर इस तरह से हम कंपेयर करने की कोशिश कर ले तो ये देखो 3 लाख किलोमीटर कहाँ पे आता है और 340 मीटर कहाँ पे आता है। तो इसी डायग्राम को हम कंपैरिजन करते हैं। इन ड्यूरिंग द रेनी सीजन अगर कोई लाइटनिंग होती है तो फर्स्ट वी ऑब्जर्व द लाइटनिंग। क्यों लाइटिंग को ऑब्जर्व करते हैं? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। एंड लेटर ऑन आफ्टर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, मे बी 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, देन वी गोइंग टू हियर अबाउट द थंडर का जो भी सबसे बड़ा या विस्फोट कारक जो भी हमें साउंड मिलता है वो सुनकर लेते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों होता है? द सिंपल रीजन ये होता है कि लाइट का जो ट्रैवल्स होता है एट ए वेरी ग्रेट डिस्टेंस एज कंपेयर विद द स्पीड ऑफ द साउंड। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स कि फर्स्ट हम लाइटनिंग को देखते हैं, उनको फ्लैश को देखते हैं, उसके बाद में साउंड का एहसास करते हैं या उसको महसूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का और कहीं पे एप्लीकेशन किया जाता है। डेफिनेटली ये यहाँ पे मैंने आपके सामने ये मेगाफोन का पिक्चर्स प्रस्तुत किया हुआ। मेगाफोन क्या होता है? मेगाफोन में ये जो कोन लाइक शेप्स होता है, ये जो साउंड होता है इट विल गोइंग टू रिफ्लेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स, और नंबर ऑफ टाइम रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये साउंड इस तरह से वर्कआउट करता है कि मे बी इट विल गोइंग टू कवर द लार्जेस्ट ऑडियंस आल्सो। तो मेगाफोन या लाउड ईयर्स और कुछ भी हॉर्न्स हो गए, कुछ भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, लाइक ट्रम्पेट होती है, शहनाई होती है, तो उनके लिए इस तरह का शेप दिया जाता है। आपने हमेशा देखा होगा। तो मेन पर्पस क्या होता है कि इनका जो डिजाइन होता है, मोस्ट टाइम्स ये जो साउंड यहाँ से क्रिएट किया जाता है, इट विल गोइंग टू रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडियंस। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर काम कर लेता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा, ये हॉर्न का भी एग्जाम्पल देखा। तो अगर ये ट्यूब अगर हम देखते तो ये हॉर्न या जो हम रिक्शा के लिए ऑटो रिक्शा के लिए यूज करते हैं, तो सेम इट इज वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। जो कोन लाइक शेप होता है वो साउंड वेव्स को पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑडियंस तक पहुंचाने का काम अच्छी तरह से करती है। नेक्स्ट आता है ये स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर मोस्ट टाइम्स दे विल गोइंग टू चेक द बीट ऑफ द हार्ट होते हैं, पल्स के बीट चेक करने के लिए होते हैं, या समटाइम्स इवन दे विल गोइंग टू चेक द ब्लड फ्लो को, जो भी बीट्स आते हैं वो चेक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेथोस्कोप होता है, जो स्टेथोस्कोप का ट्यूब्स होता है, जो अगर हमारे हार्ट से जो साउंड्स आता है, इट इज गोइंग टू द रिफ्लेक्टेड नंबर ऑफ टाइम। तो रिफ्लेक्शन ये टर्म्स का यूज हम हार्ट या लंग्स के बीट या किसी भी ब्लड वेसल के बीट को यूज करने के लिए करते हैं। तो स्टेथोस्कोप ये हमारे लिए नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए। नेक्स्ट हमने देखा कि सीलिंग ऑफ साउंड। देखो इस तरह से हमने मेंशन किया, अगर ये सीलिंग इस तरह से होता था तो डेफिनेटली ये एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस नहीं होता था। प्लीजेंट क्यों नहीं होता था? कि नंबर ऑफ ये साउंड थे ना, इट विल गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन नंबर ऑफ टाइम्स, और ये एक अनडिजायरेबल होता था। तो कंसर्ट हॉल के लिए, कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए, सिनेमा हॉल्स में हम हमेशा ये एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि जो सीलिंग होता है वो कर्वेचर नेचर होता है। तो बेसिक रीजन इन दैट केस ये रीजन होता है रिवर्बरेशन को अवॉइड करने के लिए। अगर नेक्स्ट बात, जहाँ पे हम साउंड बोर्ड का यूज करते हैं, साउंड बोर्ड का मतलब क्या होता है कि सपोज यहाँ पे कोई स्पीकर बात कर रहा है, तो समटाइम्स इट मे बी हैपन उसका जो साउंड्स होता है ना, ये थोड़ा ज्यादा रिफ्लेक्टिव बन जाता है। तो इस रिफ्लेक्टेड साउंड को अवॉइड करने के लिए वी यूज दी वन टेक्निकल टर्म्स, और ये साउंड बोर्ड का यूज किया जाता है। साउंड बोर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे हम वॉल को भी यूज कर सकते हैं जो एब्सॉर्बेंट होती है, या उसके ऊपर हम कर्टेन का भी यूज करते हैं। तो मेन पर्पस क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड होता है ना, ये यूनिफॉर्मली
स्प्रेड आउट होता है। तो ये भी साउंड बोर्ड का यहीं पे यूज आ सकता है। नेक्स्ट पार्ट होता है कि जिन लोगों के लिए ईयर में कुछ डिफॉल्ट है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, दे कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ अदर पीपल। इन दैट पर्पस, इन टू हीड जो हम हेयरिंग यूज करते हैं ना, इसके लिए ये हेयरिंग ईयर्स आता है। उसमें क्या होता है आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। एक जो पार्ट होता है ना, ये काम होता है माइक्रोफोन का। जो भी किसी का आवाज आता है तो माइक्रोफोन उसको रिसीव कर लेता है, और जो साउंड वेव्स होती है उसको कन्वर्ट करने का काम माइक्रोफोन कर लेता है। हमारे लिए जो भी साउंड वेव्स आती है इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। और यहाँ इसी इंस्ट्रूमेंट में जो दूसरा पार्ट जो होता है उसे एम्पलीफायर करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैक्सिमम करने का काम एम्पलीफायर करता है, और एम्पलीफायर के बाद जो होता है वो स्पीकर होता है। इसी के अंदर ये आपको 3 यूनिट मिलते हैं, 3 कंपोनेंट मिलते हैं। जो भी किसी को ये साउंड किसी का अच्छी तरह से सुनाई नहीं देता तो उसको एम्पलीफाई करके ज्यादा साउंड सुनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसके लिए हम हेयरिंग एड कहते हैं। तो ये एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होता है, हम हमेशा उसको देखते हैं। तो इस डिवाइस में क्या होता है कि ये साउंड रिसीव करने के लिए जो कंपोनेंट होता है उसको माइक्रोफोन्स कहते हैं। माइक्रोफोन का काम क्या होता है कि जो भी साउंड वेव्स आते हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, ये माइक्रोफोन का काम होता है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम जो दूसरा पार्ट करता है उसके लिए हम एम्पलीफायर करते हैं। तो जो ये एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, तो ये हियरिंग एड के अंदर जो स्पीकर्स होता है ना, ये स्पीकर तक चले जाते हैं। और स्पीकर क्या करता है कि इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स में। वो तो साउंड वेव्स एम्पलीफाइड होती है, तो ये इजीली हम उसको सुन सकते हैं। तो दिस इज द अगेन द एप्लीकेशन ऑफ अ साउंड वेव्स बाय यूजिंग द हियरिंग एज एक युक्ति होगी, या युक्ति कहते हैं, ये टर्म आपको यहीं पे यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आती है कि हमारे लिए जो रेंज ऑफ हियरिंग होती है। रेंज ऑफ हियरिंग का मतलब होता है कि किस हद तक हम एज ए ह्यूमन बीइंग किसी आवाज को अच्छी तरह से सुन सकते हैं। दिस इज नोन एज अ हियरिंग एड, इस शब्द का, या हम उसे रेंज ऑफ हियरिंग इस शब्द का यूज करेंगे। तो मोस्टली ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो रेंज होती है, जो सीमा होती है, जो पारस होता है ना, ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज यहाँ तक हम उसको अच्छी तरह से ऑडिबल कर सकते हैं, उसको हम श्राव्य कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये 20 हर्ट्ज या हम उसे 20 किलो हर्ट्ज भी कहेंगे। तो दिस इज नोन एज ह्यूमन बीइंग की ऑडिबल रेंज होती है। लेकिन अगर 20 हर्ट्ज से कम होता है ना, फॉर एग्जांपल 5 हर्ट्ज होता है, 10 हर्ट्ज होता है ना, तो उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है ना, इसके लिए हम यूज करते हैं, दिस इज नोन एज अ इंफ्रासोनिक साउंड वेव। इंफ्रासोनिक का मतलब यही होता है कि जिसे हम अश्राव्य कहते हैं या अवश्राव्य कहते हैं। और जो 20,000 से ज्यादा जो ध्वनि होती है ना, उसके लिए हम पराध्वनि कहते हैं, या पराध्वनि, या उसके लिए हम टर्म्स यूज करेंगे अल्ट्रासोनिक टर्म्स यूज करेंगे। तो ये इंफ्रासोनिक साउंड, ये अल्ट्रासोनिक साउंड डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग्स परसेप्ट नहीं कर सकते या उसको क्रिएट नहीं कर सकते। तो कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे। अगर हम हाथी की यहाँ पे बात कर लेते हैं, या द सेम टाइम्स हम जिराफ की बात कर लेते हैं, even sometimes also the rhinos also, rhinoceros also, they will going to create the infrasonic sounds होते हैं, तो दूर तक चले जाते हैं। इवन जो वोल्केनो की जो फर्स्ट शॉक वेव्स होती है, ये शॉक वेव्स क्रिएट करने के पहले जो वेव्स होती है ना, वो ये हमारे लिए इंफ्रासोनिक वेव होती है। तो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, एनिमल्स, एटलीस्ट दे कैन फील इट, जो उनको अनकंफर्टेबल फील होता है ना बिफोर द शॉक वेव्स। तो ये रीजन आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, जो डॉग का रीजन होता है ना, डॉग हो या कैट हो, देखो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस दी, यहाँ पे अगर हम कोशिश कर लेते हैं ना, तो ऑलमोस्ट दे हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस दी वेव्स मोर देन द 20,000 किलोहर्ट्ज से अगर ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो वी शुड बी अंडरस्टैंड कि ये वेव्स उनके लिए ज्यादा हो जाती है। तो कैट और डॉग ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन माउस भी सेम टाइम, सो बैट भी they are responsible for creation of the ultrasonic, जो चमगादड़ जो वो होते हैं कि चमकोदड़, ये भी उनका काम करते हैं। कभी टाइम्स व्हेल्स भी क्रिएट कर लेता है, डॉल्फिन भी क्रिएट कर लेता है, कि इस तरह से डॉल्फिन क्रिएट करने का एटलीस्ट वो अंदाज लगा सकता है कि यहाँ शार्क मछली कहाँ पे है, उसका शेप कितना बड़ा है, वो मेरी ओर आ रही है नहीं आ रही। तो ये दिस इज नोन एज अ ऑडिबल साउंड रेंज होती है। ऑडिबल साउंड रेंज हमारे के लिए सभ्यता की एक रेंज होती है, या उनसे हम
एक फ्रीक्वेंसी की तरह से हम उसको देखना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो अल्ट्रासाउंड को हमने देखा कि जिसकी जो रेंज होती है लगभग 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होने वाली या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होने वाली, जिसे हम पराध्वनि कहते हैं। कि जो भी देखो ये जो हम कहते हैं कि स्पाइरल पार्ट है, इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट अगर उसको क्लीन करना है। सेम टाइम साइड इलेक्ट्रॉनिक कुछ पार्ट्स होते हैं या कुछ स्पाइरल ट्यूब्स होती है, तो उनको क्लीन करने के लिए, इस छोटे छोटे पार्ट को क्लीन करने के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। और ये पार्ट भी इतने डिलिकेट हो जाते हैं कि उनको खराब होने की ज़्यादा संभावना भी होती है अगर हम उसको पानी या बाकी मीडियम से यूज किया जाता है। तो इन दैट केस, इन ऑर्डर टू क्लीन दैट मटेरियल्स वी यूज द अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो इस सॉल्यूशन में या इस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में हम उसको छोड़ देते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव की बात कर लेते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद अल्ट्रासोनिक साउंड के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। तो ये जो पार्टिकल जो डस्ट के होते हैं, जो ग्रीस के होते हैं, बाय दिस अल्ट्रासोनिक वेव से उनको निकाल दिया जाता है और ये थ्रोली उनको वॉश किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट होता है, यहाँ पे देखो एक मेटल का पाइप है और इस मेटल का पाइप होता है जो यूनिट ऑफ अंडर टेस्टिंग होता है। हम उसे चेक करना चाहते हैं कि वेदर इट इज दी फॉल्ट है। उस फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसी के लिए हम नाम देते हैं कि एक मेटल ब्लॉक को जो उसके अंदर क्रैक होते हैं या कुछ भी पोर्स होते हैं, अगर ज्यादा हो जाते हैं तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हैव द मोर डिजास्टर्स इम्पैक्ट्स आल्सो। शायद हमारी बिल्डिंग्स होती है, कुछ ब्रिजेस होते हैं, मशीन्स होती है या कुछ साइंटिफिक इम्पैक्ट्स होते हैं। तो क्रैक्स और होल को इस मेटल ब्लॉक के अंदर डिफाइन करने के लिए या उनको समझने के लिए मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट दे यूज दिस टाइप ऑफ द अल्ट्रासोनिक बेस्ड इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि अल्ट्रासोनिक जो ट्रांसमीटर होता है दे विल गोइंग टू ट्रांसमिट द अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है और उसके साइड में भी आपको ये उसके लिए डिटेक्टर्स मिल जाता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव जब पास होती है मेटल ब्लॉक से, डिटेक्टर उनको ट्रांसमीटर वेव्स को डिटेक्शन करने का काम करता है। अगर कोई मेटल ब्लॉक हो, पाइप हो, कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हो या कोई बिल्डिंग्स हो या ब्रिजेस हो, उसके अंदर अगर छोटा भी कुछ क्रैक होता है या होल होते हैं ना, तो जो भी डिटेक्टर होता है विद द हेल्प ऑफ द डिटेक्टर जो मॉनिटर के ऊपर अटैच किया जाता है ना, इट विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि यहीं पे फॉल्ट है, यहीं पे डिटेक्शन है। तो ये पराध्वनि के और भी एक यूज आता है मोस्टली, जिसे हम इकोकार्डियोग्राम्स कहते हैं या इकोकार्डियोग्राफी भी कहते हैं। इकोकार्डियोग्राफी का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर लेते हैं, मोस्टली यहाँ पे देखो ये इसोफेगस का पोर्शन है, वी आर यूजिंग दिस जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जहाँ से हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो वी विल गोइंग टू ट्रांसफर द अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसफर करने के बाद डेफिनेटली हमारे लिए जो हार्ट का जो शेप आता है या उसकी जो इमेज 3D इमेज जो क्रिएशन की जाती है या हम उसको कहेंगे जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया जाता है ना, तो उसके लिए भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज कर लेते हैं। तो नॉट ओनली द हार्ट, लेकिन इमेज ऑफ द हार्ट की भी यहीं पे निकलना पॉसिबल हो जाता है। तो अगर हार्ट के लिए हम उसको यूज करते हैं तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी शब्द का यूज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आता है यही स्कैनर या अल्ट्रासाउंड जिसे हम यूज करते हैं नॉट ओनली हार्ट के लिए। देखो जैसा थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से अगर हम यूज कर लेते हैं तो उसको पिक्चर बनाना, उसको इमेज बनाना, बाय एनालाइजिंग दिस पिक्चर्स द डॉक्टर्स एंड द साइंटिस्ट इजीली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कहाँ पे डिफॉल्ट होता है। तो नॉट ओनली द थायराइड्स, नॉट ओनली द हार्ट, गॉल ब्लैडर्स, यूटेरस, किडनी होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं उनके और उनकी एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए, इवन किडनी स्टोन्स होते हैं, कई पार्ट में ट्यूमर्स होते हैं तो ट्यूमर की साइज को चेक करने के लिए, उनकी इमेज के लिए हम अल्ट्रासाउंड स्कैन का यूज कर जाता है। अल्ट्रासोनिकोग्राफी ये टेक्निक्स मोस्टली हम अगर देखते हैं ना, जो प्रेगनेंसी टाइम जो फीटस होता है ना, वेदर फीटस की जो ग्रोथ होती है ये नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, या फीटस में कोई कंजेनिटल डिफेक्ट्स होते हैं या कुछ ग्रोथ एबनॉर्मलिटीज होती है, इस ग्रोथ एबनॉर्मलिटी को चेक करने के लिए ये अल्ट्रासोनोग्राफी टर्म्स का यूज किया जाता है। और ये अल्ट्रासोनोग्राफी में हम ये जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली 20,000 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होने वाली हम इस फ्रीक्वेंसी को भी यूज करते हैं। ये भी पॉइंट आपको ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट पार्ट जो आता है, अगर किडनी में अगर कुछ स्टोन्स होते हैं तो वी विल गोइंग टू यूज दिस टाइप ऑफ अल्ट्रासोनिक टेक्निक्स, जहाँ पे किडनी के जो स्टोन होते हैं उसको बाय द हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव इट विल गोइंग टू ब्रेक डाउन। और इस तरह से अगर ब्रेक डाउन किया जाता है ना, डेफिनेटली थ्रू द यूरिन दिस विल गोइंग टू बी
पास आउट। तो ये भी अल्ट्रासाउंड के वेव्स के कुछ एप्लीकेशंस होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है जिसे हम सोनार कहते हैं। सोनार का मतलब क्या होता है? सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड दी रेंजिंग या रेंजिंग नंबर से। तो आप थोड़ा सा अगर बारीकाई से देखने की कोशिश कर लेते हैं तो जहां पे भी जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ चट्टानी होती है, कुछ घाटियां होती है, एट द सेम टाइम कोई ऑब्स्टैकल्स होता है, कोई आइसबर्ग्स होते हैं या कुछ सबमरीन्स होती है, कुछ जो डूबे हुए सीप्स होती है, वो कहाँ पे डूबे हुए, कितने कहाँ पर उसके पार्ट फैल चुके, उनको चेक करने के लिए हम सोनार इस इंस्ट्रूमेंट का जो यूज करते हैं वो सोनार भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ द सोनार वर्क ऑन। अगर यहाँ पे देखो सोनार के लिए दो पार्ट होते हैं जहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव को क्रिएशंस किया जाता है, उनको ट्रांसमिट किया जाता है। उसके लिए हम ट्रांसमीटर इस शब्द का यूज करते हैं और ट्रांसमिट करने के बाद ये अल्ट्रासाउंड वेव्स अगर यहाँ पे कुछ डूबी हुई सीप है या कोई चट्टान है या कोई भी ऑब्स्टैकल है तो उसको बम्बार्ड करके ये रिफ्लेक्ट होकर फील्ड से रिटर्न आएंगे। तो यहाँ रिटर्न आने के लिए उसे कितना टाइम लगता है, तो इट विल गोइंग टू बी डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर्स आल्सो। तो ये जो टाइम्स होता है इट विल गोइंग टू कैलकुलेटेड and calculated everything it will going to show on all the monitors also। तो ये जो हिंड्रेंस है, सीप है कितनी बड़ी है, साइज कितना बड़ा है, एट द सेम टाइम्स अगर उसे कितना टाइम लगता है ना, तो ये टाइम निकालने के बाद वी कैन बी अंडरस्टैंड कि ये डेप्थ ऑफ सीप की कितनी बड़ी होती है। तो जस्ट दिस इज द हाउ द सोनार वर्क्स। इसके अंदर में ट्रांसमीटर और रिसेप्टर को मेंशंस क्या हुआ, ट्रांसमीटर, रिसेप्टर, डिटेक्टर ये सीप के बॉटम में होते हैं। ट्रांसमिट करने का काम ये ट्रांसमीटर करता है और स्ट्राइक करने के बाद जो भी चट्टान होगी, जो भी बॉटम ऑफ सी होगा या भी रिफ्लेक्टर बैक होगी उसको डिटेक्टर रिकॉर्ड करेगा। और ये जो डिवाइस होता है कितना टाइम लगा ट्रैवल करने में सीप से लेके बॉटम तक, तो इट विल गोइंग टू डिफाइन द टोटल शेप ऑफ अ सी बेड एट द सेम टाइम। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनको डिफाइन करने का काम ये जरूर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट छोटा सा फॉर्मूला है। हम यहाँ पे जानते हैं कि हर एक साउंड वेव्स का पानी में स्पीड कंपैरेटिवली द स्पीड ऑफ अ साउंड से ज्यादा होता है। अप्रॉक्सीमेटली जो स्पीड जो पानी में जो होता है वी कंसीडर दिस पानी में कुछ लगभग 1400 या 1500 मीटर पर सेकंड होता है। तो वी शुड बी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमें स्पीड तो मिलता है। अगर स्पीड मिलता है तो लेकिन स्पीड किस तरह से मिलता है, जिस तरह से हमने यूको में देखा, एक बार ये वेव्स यहीं पे ट्रांसफर हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, फिर ये किसी डेप्थ ऑफ वाटर या सी बीड को रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से रिटर्न चली जाती है। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो लगभग इन्होंने कुल मिला के जो डिस्टेंस कवर किया है वो 2 डिस्टेंस कवर किया है। और हमारे लिए तो फॉर्मूला है कि कोई भी डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है द स्पीड इनटू टाइम। तो पानी में वी नो द अल्ट्रासाउंड का स्पीड कितना होता है, लगभग 1500 मीटर पर सेकंड होता है। तो बाय दिस वे अगर हमें कितना टाइम लगता है, अगर 33 सेकंड का टाइम लगता है, वी गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। और किसी की डेप्थ को निकालने के लिए ये फॉर्मूला डेफिनेटली काम के लिए आ सकता है। तो ये जो मेथड्स होती है by using the sonar, sound navigation and ranging, we're going to determine the depth of the sea, underwater hills, valleys को, iceberg को। तो इसी टेक्निक को हम इको रैंकिंग ये टर्म्स का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो हमने देखा कि बैट के बारे में, जो चमगादड़ होते हैं, ये चमगादड़ भी दे आर नेचर में उन्होंने ये पावर दी है कि ये अल्ट्रासोनिक वेव को क्रिएशन कर सकते हैं। अगर डीप नाइट के समय भी जितना ज्यादा अंधेरा हो सकता है ना, उसी अंधेरे में वो अपने खाने का या अपने जो प्रे होता है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय इमिटिंग बाय ट्रांसमिटिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स। जिस तरह से सोनार में हमने देखा कि ये प्रे से ये स्ट्राइक होगी, फिर से बाउंस बैक होगी। तो बाउंस बैक होने के बाद एटलीस्ट ये चमगादड़ होता है ना, ये अंडरस्टैंड कर सकता है कि उसका शेप कितना है, कितना बड़ा है, किस डायरेक्शन में होता है। तो बैट्स they are using the same methods of ultrasonic wave। और at the same times हमारे लिए ये लगभग इतना परिचय वाला एनिमल्स नहीं है, लेकिन ये जिसे हम porpoise कहते हैं, लाइक डॉल्फिन की तरह होता है। इवन इट इज यूज द अल्ट्रासाउंड वेव्स फॉर नेविगेशन इन द फूड, उसको फाइंड करने के लिए सी में उसका यूज किया जाता है। नाउ इट इज वेरी टू अंडरस्टैंड कि हमें जिसको साउंड परसेप्शन करने का काम हमारे लिए ईयर कर लेता है,
तो एनाटॉमिकली ईयर के लिए हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। ये जो पार्ट होता है उसे हम आउटर ईयर कहते हैं। ये जो मिडिल पोर्शन का पार्ट होता है, इस पोर्शन के लिए हम जो नाम देते हैं उसके लिए हम मिडिल ईयर कहते हैं। वो सबसे अंदर वाला पोर्शन होता है उसे हम इनर ईयर कहते हैं। तो जो आउटर पोर्शन का काम करता है, जिसे हम एक इनर हम कहेंगे कि पिना का पोर्शन कहते हैं, तो ये जो पिना का पोर्शन होता है तो ये ईयर कैनल में एक्सटेंड किया जाता है, तो उसके लिए हम पिना ये शब्द का यूज करते हैं। तो मिडल ईयर्स होता है ना, मिडल ईयर्स में जो मेम्ब्रेन्स होती है जहाँ पे साउंड वेव्स का वाइब्रेशंस जो यहीं पे स्ट्राइक्स होता है, तो उसके लिए हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं या उसे हम ईयर ड्रम्स भी कहते हैं। एक इलास्टिक शेप मेम्ब्रेन्स होती है एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको 3 बोन मिलते हैं मिडल ईयर में, जिसे हम बोन ऑसिकल्स भी कहते हैं। तो ये आते हैं बोन ऑसिकल्स। तो बोन ऑसिकल्स में आप देखो ये मैलिस आता है, इंकस आता है और ये जो आता है स्टेप्स आता है। तो दिस इज द बोन्स, दे आर कार्टिलेज टाइप बोन होते हैं। ये जो वाइब्रेशंस ईयर ड्रम तक आता है, टिम्पैनी तक आता है, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम, ट्रांसमिट करने का काम ये बोन ऑसिकल्स करते हैं। उनके लिए दूसरा भी नाम दिया जाता है, हम उसे बोन ऑसिकल्स में हैमर आता है, उसमें एनविल आता है, वो स्टेरअप भी आता है। लेकिन इंटरनल ईयर जो होता है, जहाँ पे हम 2 तरह की चीज देखते हैं कि यहाँ वी फाइंड आउट दी कुछ लिक्विड पोर्शन जो भी हमें तीनों को जो वाइब्रेशंस मिलते हैं वो वाइब्रेशन कैरी होते हैं जो लिक्विड सब्सटेंस में जो कॉल्चिया में प्रेजेंट होता है। एट द सेम टाइम कॉल्चिया और इनर ईयर इज एसोसिएटेड विद 3 टाइप के सब सर्कुलर बोन होते हैं कि ये जो सब सर्कुलर या सेमी सर्कुलर जो कैनल्स होते हैं ना, तो ये लिक्विड जो कॉल्चिया में प्रेजेंट होता है, तो ये लिक्विड जो भी वाइब्रेटेड वेव्स क्रिएट होती है उनको कैरी करने का काम, और ये 3 सेमी सर्कुलर कैनल को जब ये वेव्स मिलते हैं, जब उनका ट्रांसमिशन मिलता है, डेफिनेटली विद हेल्प ऑफ द ऑडिटरी नर्व ये ब्रेन तक चल जाए। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर देखा। अभी स्ट्रक्चर देखने के बाद ये इंपॉर्टेंस होता है कि हाउ द साउंड विल टू प्रोड्यूस द वेव्स आल्सो। तो साउंड वेव्स किस तरह से हमारे लिए किसी स्पीक को परसेप्शन करने का काम कर लेती है। तो हमने कहा कि जो एक्सटर्नल ईयर का काम होता है, पिना का काम होता है, ये साउंड वेव्स को कलेक्ट कर लेता है। दूसरा जो काम होता है जो हमारे मिडिल ईयर या एक्सटर्नल ईयर में होता है, जो इनर ईयर कैनल से लेके हमारे ईयर ड्रम तक वेव चली जाती है। तो ईयर ड्रम ड्यू टू द वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशंस को और एम्पलीफाई करने के लिए हमारे पास 3 ऑसिकल्स होते हैं, जिसे हमने हैमर भी कहा, जिसे हमने एनविल भी कहा और स्टरअप भी कहा। जब ये एम्पलीफाइड साउंड बन जाता है तो ये इनर ईयर तक पहुंच जाता है, और इनर ईयर में जो भी साउंड वेव्स होते हैं इन द लिक्विड फॉर्म, इट इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उनको कन्वर्ट किया जाता है बाय द कॉल्चिया जो लिक्विड होता है। और ये सिग्नल से या ये वाइब्रेशन थ्रू द जो सेमी सर्कुलर टाइप की जो रिंग्स होते हैं उससे ऑडिटरी नर्व द्वारा ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है और द ब्रेन उस सिग्नल को इंटरप्रेट कर लेता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये भी चैप्टर्स हम फ्रॉम द एग्जामिनेशन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बच्चे लोग तैयारी करते हैं उन पॉइंट्स हमने देखा। तो इसलिए कुछ टर्म्स एसेंशियल्स होता है, मे बी उस टर्म्स हमारे लिए एग्जाम में कोई भी एग्जाम्स हो उसमें क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना होती है। तो वी कैन नॉट डिनाई कि एनसीईआरटी की साइंस को हम डिनाई नहीं कर सकते, हमारा कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए उसी की उतनी ही जरूरत होती है। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.